अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैलिग्नल मेलानोमा ही का दूसरा हिस्सा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम तिब्बी तौज़ीहात भी बोलते हैं। या हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को साइंस एंड सिम्टम्स बोलते हैं, जिन्हें हम निशानात व अलामात कह सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जो यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं या साइंस एंड सिम्टम्स है किस चीज़ के, मैलिग्नेंट मेलानोमा के, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द टाइप्स ऑफ ऑकरेंस जो मैंने आपको पढ़ाए कल। तो अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ ऑकरेंस लेंगे, दैट इज सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। तो मैंने आपको कल बोला सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा वो टाइप ऑफ ऑकरेंस ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा है जहां पे लेयर पे, टॉप लेयर पे पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो अब जो यही सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है, ये कहीं पे भी बॉडी में हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। और यही सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, जैसे कि आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला, इट अकाउंट्स अबाउट 70% ऑफ ऑल मैलिग्नेंट मेलानोमास। तो हम कह सकते हैं कि सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इजंट इट? ठीक, अब कहां पे, किस एज में ये ज्यादातर इफेक्ट करता है? इट इज मिडिल एज्ड पीपल। और कहां कहां पे ज्यादा होता है? ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक, अब साइन एंड सिम्टम्स इस टाइप में क्या है? हम कह सकते हैं कि इसमें लेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर लेशंस? लेशंस हम कहेंगे इंजर्ड पैचेस ऑफ स्किन या वोंड पैचेस ऑफ स्किन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, यही लेशंस जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं किस पे? ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादातर। और इनका जो शेप होता है इन्हीं लेशंस का, दे आर सर्क्यूलर, सर्क्यूलर इन शेप, प्लस इनका जो आउटर पोर्शन होता है इट इज इरेग्युलर। हम कह सकते हैं कि असल में इनका शेप बॉडी पे कैसा होता है? सर्क्यूलर। और इन्हीं पैचेस का आउटर बाउंड्री अगर हम बात करें, दैट इज इरेग्युलर। प्लस अगर हम बताएं इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। ठीक, तो फर्स्ट अगर हम फर्स्ट अपीयरेंस बताएं, दे अपीयर एज ह्यूज ऑफ टैन। टैन हम किसे कहते हैं? यू नो, इट इज लाइट येलोविश ब्राउन कलर। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट टैनिंग ही हो जाती है, फर्स्ट टैन अपीयरेंस ही हो जाती है। और उसके बाद ब्राउन और ब्लैक मिक्स्ड विद ग्रे। ठीक, फर्स्ट मैंने कहा कि पहले टैन कलर आ जाता है, ह्यूज ऑफ टैन, उसके बाद ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन विद ग्रे कलर अपीयरेंसेस आ जाते हैं, प्लस इसमें ब्लू एंड ब्लैक और व्हाइट। और कभी कभी ये भी देखा गया कि डल पिंक रोज कलर भी होता है, मगर जो ये डल पिंक रोज कलर, ये डॉट्स जैसे आते हैं ऑन दीज लेशंस। जो मैंने आपको कहा, लेशन इज एन इंजर्ड पैच ऑफ द स्किन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेशन। तो कभी कभार ये भी देखा गया कि पेशेंट के इन्हीं बॉडी पैचेस जो बन रहे हैं, लेशंस बन रहे हैं, उनपे डल पिंक, सुस्त गुलाबी रंग के डॉट्स जैसे आ जाते हैं इन्हीं लेशंस पे। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नंबर 2, जो मैंने आपको कल बोला, उसे हम लेंटिगो मेलिना मेलानोमा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये स्लो इवॉल्विंग है। ठीक, कम ही देखा गया है इनका तादाद। ठीक, तो अगर फर्स्ट अपीयरेंस कहे, यहां पे भी फर्स्ट अपीयरेंस जो है दैट इज टैन, हम बोलेंगे सुस्त पीला, इजंट इट? लाइट येलो कलर। ठीक,
और फिर ये पैचेस जो बन रहे हैं, these are flat lesions. Lesions I said it is injured patches of the skin, fine. तो अब जो ही वक्त गुजरता जाता है, पहले फर्स्ट साइन टैन, ठीक, उसके बाद जब अब वक्त गुजरता जाता है, यही जो पैचेस है, यही जो लेशंस है, दे विल अंडरगो साइज एंड कलर चेंज. इनमें कलर और साइज में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन. तीसरा आपको याद होगा, इट इज नड्यूलर मेलानोमा. मैंने कहा यहाँ पे नड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोड्स, ठीक. अब जो यही नड्यूलर मेलानोमा है, होता कैसा है? सफेरिकल होता है, प्लस ब्लू बेरी लाइक नड्यूल. ब्लूबेरी को हम उर्दू में भी ब्लूबेरी ही बोलते हैं, ठीक है. तो अब जो यही नड्यूलर मेलानोमा है, इसमें नड्यूल लाइक कैंसर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक. तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्लूबेरी लाइक, ठीक. और इनका सरफेस अगर हम बोले वो स्मूथ होता है. इसी का, इन्हीं नोड्यूल्स का, इन्हीं लेशंस का स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ होता है. और निस्बतन अगर हम बात करें, कहीं कहीं यूनिफॉर्म भी होते हैं, ठीक, कुछ यूनिफॉर्म भी होते हैं. और कलर की बात करें, इट इज ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है. और कहीं ये डोम शेप्ड भी होते हैं. और इन्हीं डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स का आउटर सरफेस अगर हम देखें, वो भी स्मूथ होता है. प्लस ये कलर छोड़ के, ब्लू एंड ब्लैक कलर जो है, अगर हम इसको छोड़ें, इनके डिफरेंट और भी कलर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रे, पर्पल, ठीक है. अब इसी की बात करें आगे, कभी कभार ये इरेग्युलर भी होते हैं, इरेग्युलर शेप्ड. और जब ये यही इरेग्युलर शेप्ड होते हैं, वहां पे हम उनको प्लेक्स बोलते हैं. प्लेक किसे कहते हैं आपको पता होगी. ये ब्रॉड पैचेस होते हैं, मगर किस चीज के? एबनॉर्मल टिश्यूज के. एबनॉर्मल टिश्यू हम क्या कहें? फॉर एग्जाम्पल ये स्किन का कोई पार्ट है, ठीक है, यहां पे नॉर्मल है जो भी स्किन का टेक्सचर, यहां पे भी नॉर्मल स्किन का टेक्सचर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो गए, डिफरेंट देन द नॉर्मल साइड्स, ठीक. यहाँ ये स्किन का सारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पीस ले लिया, यहाँ पे नॉर्मली स्किन सेल्स है, नॉर्मल टेक्सचर है, यहाँ पे भी नॉर्मल, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल बनना स्टार्ट हो गए, ठीक. तो एबनॉर्मल इन सेंस की जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग से उनसे हटके, उस चीज को हम प्लेक्स बोलते हैं, एबनॉर्मल टिश्यूज. क्लियर? और कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे जी जैसे छाले पड़ रहे हैं, ठीक, छाले जैसे हैं स्किन पे, जिनको हम फॉर एग्जांपल ब्लिस्टर्स बोलते हैं. मगर यहाँ पे कौन से ब्लिस्टर्स? ब्लड ब्लिस्टर्स, ठीक. और जो यही ब्लड ब्लिस्टर्स हैं, इनमें ज्यादा हमें वक्त लगता है रिजॉल्व करने का, ठीक. तो ये रिजॉल्व जल्दी नहीं होते. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. आपको याद होगा नंबर 4 मैंने आपको बोला था, एक्रल लेंटिजिनस मेलेनोमा. तो याद करें आप, एक्रल मैंने कहा जो पाल्म्स, सोल्स और अंडर नेल्स पे हो जाए, उसको हम एक्रल लेंटिजिनस मेलेनोमा बोलते हैं, ठीक. तो अब हम कह सकते हैं कि उन एरियाज में नॉट जो सन के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, नॉट एक्सपोज्ड टू सन, इजंट इट. क्योंकि हमारी पाल्म्स आप देखें, सोल्स, उन पे तो सनलाइट ज्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ती, या अंडर नेल्स. अगर हम पेरिफेरीज की बात करें, हमारे हैंड्स का ये वाला हिस्सा, इस पे तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर पड़ता है. बट पाम, सोल्स, अंडर नेल्स, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द सन. सो वी विल से एक्रल लेंटिजिनस मेलेनोमा जो है ये उन पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हो जाता है जहां पे डायरेक्टली सन का एक्सपोजर नहीं होता है, या हम कहेंगे जहां पे हेयर फॉलिकल्स जो है वो एब्सेंट होंगे,
ठीक, अब हम कैसे क्या, और अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इस टाइप में। तो यहाँ पे इरेग्युलर पिगमेंटेड मैक्यूल्स बन जाते हैं। मैक्यूल क्या हो, मैक्यूल इज अ स्पॉट, ठीक, और यही मैक्यूल्स जो है फिर नोड्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। क्लियर। तो अब साइन एंड सिम्टम एक्रल लेंटिजिनस मेलेनोमा क्या क्या है कि ऐसे पिगमेंटेड मैक्यूल्स बन रहे हैं, मैक्यूल्स को हम स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। किस पे, बॉडी पे, कहाँ पे, बॉडी के किस हिस्से में, जहां पे सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पाम्स है, सोल्स है, अंडर नेल्स है, या नेल बेड्स हम बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर यही मैक्यूल्स जो है फिर डेवलपमेंट इनकी जब ये बढ़ जाते हैं फिर इन्हीं को नोड्यूल्स बन जाते हैं। क्लियर। This was clinical manifestations. Now moving towards the next part, it is diagnostic evaluations. Diagnostic evaluations को हम तशखीस भी बोल सकते हैं, ठीक, तशखीस। तो अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें, यहाँ पे हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपको, इसमें मैंने आपको 2 तरीके के बायोप्सी बोले थे। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जहां पे हम नीडल को यूज करते हैं, हमें इंसाइज करने की जरूरत नहीं होती है, जहां पे हम इंसिजन दे, फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू को हम काटते हैं, फिर अंदर का कोई पार्ट लेते हैं, किसी ऑर्गन का टिश्यू या सेल्स लेते हैं, लार्ज अमाउंट जहां पे हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मैलिग्नेंट मेलेनोमा है, दैट नंबर 1 इज बायोप्सी। तो हम बायोप्सी 2 तरीकों से करते हैं, दैट इज एक्सिशनल एंड इंसिशनल। अगर हम एक्सिशनल बायोप्सी की बात करें, ये हमें दिखाता है कि कौन सा लेवल ऑफ इन्वेजन है, कैंसरस सेल्स का कौन सा लेवल ऑफ इन्वेजन है। यू रिमेम्बर, मैंने स्टेजिंग्स पढ़ाई है आपको, तो हमें यहाँ दिखाते हैं किस लेवल पे स्प्रेड हुआ है, कौन सा लेवल ऑफ कैंसर है इस वक्त, ठीक है। प्लस यहाँ पे दिखाता है और एक चीज, दैट इज थिकनेस ऑफ लेशन, कि मोटापा कितना है, चौड़ाई कितनी है किस चीज की, इंजर्ड पैचेस की, जो स्किन पे बन रहे हैं, जो चमड़ी पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इंसिशनल की बात करें, यहाँ पे हम ये वाला प्रोसीजर तब यूज करेंगे जब हमें सस्पिशियस लेशंस होंगे। सस्पिशियस मीन्स शक, जहां पे हमें शक महसूस हो कि हाँ जी ये वाले लेशंस जो हैं दे विल बी कैंसरस, या जहां पे हमें सस्पिशियस लेशंस जो हैं लार्ज होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें बहुत दिमाग से काम लेना होता है, बिकॉज हमें यहाँ पे इंसाइज करके हमें टिश्यूज लेने होते हैं, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही सेफली यूज करना पड़ता है। क्लियर। अब हमने डायग्नोज कर लिया कि हाँ जी मैलिग्नेंट मेलेनोमा है, ठीक, चाहे हमने एक्सिशनल यूज किया चाहे हमने इंसिशनल यूज किया, फिर उसके बाद हम बाकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी कर सकते हैं। उनमें चेस्ट एक्सरे आता है, सीबीसी जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, एलएफटी जिसे हम लिवर फंक्शनिंग टेस्ट कहते हैं, और सीटी स्कैन्स। ये क्यों, आप याद करें इसके कॉम्प्लिकेशंस जब मैंने पढ़ाए थे, उनके लिए हम ये वाले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बाद प्रोग्नोसिस आता है। व्हाट इज प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस हम पेशन गोई को कहते हैं, ठीक। पेशन गोई, इम्कानात कि क्या हो सकता है बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर मैनेजमेंट, क्या हम पेशन गोई कर सकते हैं कि बंदा जो है सर्वाइवल रेट इसका क्या होगा, या ड्यूरिंग द रिजीम इसको हम कैसे ट्रीट आउट कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस हम सिर्फ पेशेंट गोई के लिए नहीं करते हैं कि बंदे को क्या होगा, नहीं, हम ट्रीटमेंट के लिए भी कि हम कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, या ये ट्रीटमेंट जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं किस स्टेज पे, किस वक्त पे करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस की बात करें,
इसमें देखा गया है कि जब लेशन जो है मोर देन 1.5 मिलीमीटर थिक होगा, प्लस लिफ नोड्स जो हैं वो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे, तब सर्वाइवल रेट जो बंदे की होगी दैट इज 95% चांसेस होंगे 5 years, ठीक, प्लस 3% चांस होंगे डेवलपिंग ऑफ मेटास्टेसिस। मैं आपको ये अच्छे से समझाऊं, हम बोलेंगे कंडीशन हा सच है कि लेशन जो है, जो इंजर्ड पैचेस हैं, उनका थिकनेस जो है 1.5 मिलीमीटर थिक है, ठीक है, और अभी लिम्फ नोड्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे। रिमेंबर स्टेजिंग्स, मैंने आपको बताया है कि लिम्फ नोड्स किस स्टेज पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं हुए, हाँ, रादर कि थिकनेस ऑफ द लेशन इज 1.5 मिलीमीटर, ठीक। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो सर्वाइविंग रेट है, 5 साल का प्रोग्नोसिस हम लेते हैं, तो वहां पे 95% चांसेस ऑफ सर्वाइविंग होंगे, प्लस 3% चांसेस होंगे किस चीज का, कैंसर का फैलने का, 3%, बिकॉज अभी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं, अभी स्टेजिंग फर्स्ट स्टेज में, ये 0 स्टेज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटास्टेसिस होने के चांसेस कम होते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 3%, ठीक। अब नंबर 2 कंडीशन जो है कि जब लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए होंगे, इफ लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, ठीक। तो यहां पे हम बताएंगे कि 20 to 50% चांस सर्वाइविंग 5 years। प्रोग्नोसिस हमने 5 years का ले लिया ना, ठीक है, हम 5 साल का देखते हैं, तो यहाँ पे 20 से 50% चांसेस होते हैं सर्वाइविंग रेट की, ठीक, प्लस यहाँ पे मेटास्टेसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां 3%, वहां पे भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं हुए होते हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो मेटास्टेसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये देखा गया कि वो पेशेंट्स जिनमें मेलानोमा जो है हाथों पे, पैरों पे, स्काल्प, ठीक है, उनमें बेटर प्रोग्नोसिस होता है, क्लियर। प्लस ये देखा गया कि वो वाले पेशेंट्स जिनमें लेशंस टॉर्सो पे होंगे, टॉर्सो किसे कहते हैं, इंसानी जिस्म का धड़, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल उन पे लेशंस हैं तो उनमें बहुत ही इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस होगा। और ये मेटास्टेसिस जो है किस किस जगह पे फैल सकता है, फॉर एग्जाम्पल बोन्स, हड्डी जिसे हम कहेंगे, ठीक है, बोन्स में फैल सकता है, लिवर जिसे हम जिगर बोलते हैं, लंग्स, फेफड़े, ठीक है, स्प्लीन, तिल या तिल्ली कहते हैं इसको, ठीक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां तक ये फैल सकता है, मगर कब, जब टॉर्सो पे होगा। मैंने कहा टॉर्सो को हम धड़ बोलते हैं, इंसानी जिस्म का धड़। जब यहाँ पे लेशंस होंगे, यहाँ पे लेशंस बनना स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेटास्टेसिस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और फैलाव कहाँ कहाँ तक हो सकता है, हड्डियों तक हो सकता है, जिगर तक हो सकता है, ठीक है, फेफड़ों तक हो सकता है, स्प्लीन तिल्ली जिसे कहते हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हो सकता है। डन। इसके बाद आ जाता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका जो है वो हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, मैंने आपको ऑलवेज कहा है कॉलेज में नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद करिएगा, क्योंकि यू आर अपकमिंग नर्सेज, यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल नर्सेज, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद करिएगा। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। यहाँ पे देखा गया है कि जो ट्रीटमेंट हम देते हैं इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इन्वेजन, कितना फैला हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वेजन हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं। प्लस जो लेशन है
उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ लेशन। इन दो चीजों पे हम ट्रीटमेंट को देते हैं किसको, पेशेंट को, कि लेवल ऑफ इन्वेजन कूता कैंसर फहलियोमुत, डेप्थ ऑफ लेशन कितना है, कितनी गहराई तक लेशन चला गया है। ठीक है, अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की ही बात करें, यहां पे देखा गया कि सर्जिकल इंसिजन हा सच ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट मेलेनोमा जो है दैट इज सर्जिकल इंसिजन। तो क्या किया जाता है, इसमें हम इंसाइज करके लेशंस के पैचेस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल यही लेशंस जो है ट्यूमर्स में तब्दील हुए होते हैं, हम उनको बाहर निकालने की ही कोशिश करते हैं। ठीक, इंसाइज करके रूट आउट ही निकाल देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल अब डीपर लेशंस होंगे, डीपर लेशंस में हमने लेशंस को निकाला और सराउंडिंग टिश्यूज जो है वो भी उनके साथ निकले। अब फॉर एग्जांपल दिस इज द स्किन टेक्सचर, अब हमने कहीं पे डीपर लेशन था, हमने उस पार्ट को इंसाइज करके निकाल दिया, तो वहां पे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन आ गए, तो इस डिप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए हम फिर स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, अगर अब रीजनल लिम्फ नोड्स की बात करें, अगर अब लिम्फ नोड्स तक चला गया है तो हम क्या करेंगे, हम डाइसेक्शन करेंगे। ठीक है, क्यों डाइसेक्शन, लिम्फ नोड्स तक तब चला गया होगा जब मेटास्टेसिस बहुत ज्यादा हुआ होगा, फैलाव बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, डाइसेक्ट ही करेंगे, हम लिम्फ नोड्स को ही बाहर निकाल देंगे। किस चीज के लिए, इस मेटास्टेसिस को रोकने के लिए। क्लियर। और क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसके अलावा, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। मैंने आपको पढ़ाए हैं इम्यूनोथेरेपी क्लास में। तो इम्यूनोथेरेपी में हम बेसिकली देते हैं बीसीजी वैक्सीन। ये देखा गया है कि बीसीजी वैक्सीन से जो रिजल्ट्स हैं दे आर मोर एनकरेज्ड, बहुत ही फ्रूटफुल। ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी, सर्जिकल इंसिजन मैंने आपको बोला, इस चीज को अलहाइदा अगर हम देखें कि कहीं पर ट्यूमर सेल्स जो हैं, मैलिग्नेंट मेलेनोमास की कैंसरस सेल्स जो हैं वो बहुत ही बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वो सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज करेंगे, हम इसी ट्यूमर सेल का साइज कम करना चाहेंगे बिफोर गिविंग कीमोथेरेपीज और रेडिएशन थेरेपीज। आपने याद होगा आपको, जिसको हम डिबल्किंग बोलते हैं। तो डिबल्किंग क्या हो, एम्यूक जिस मॉइस्चर छो वो हम कम करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्यूमर सेल का साइज इतना बड़ा है तो हमने कीमोथेरेपीज देनी है, तो कीमोथेरेपीज रेडिएशन थेरेपीज देने के वक्त इसको पूरा ये ट्यूमर सेल जो है एनगल्फ करना है ना, इस पे अपना एक्शन दिखाना है। बट अगर हम ऐसा करेंगे बाय सर्जिकल प्रोसीजर्स, हम इसका साइज जो है हम कम करने की कोशिश करेंगे, तो कीमोथेरेपीज जब देंगे वो बहुत इफेक्टिव पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको कम ही साइज के ट्यूमर पे अब इफेक्ट करना है। ठीक, तो इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे डीबल्किंग। क्लियर। नेक्स्ट, हम कीमोथेरेपीज दे सकते हैं, हम रेडिएशन थेरेपीज दे सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद करेंगे क्योंकि आप करते भी आ रहे हैं शुरुआत से ही। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड।